भाई, हमारे पोलन परिवार के विक्रेते सदस्य और पोलन परिवार के यहाँ सेवा देने वाले सारे पदाधिकारी, इनका मैं पोलन परिवार की ओर से सर स्वागत करता हूँ। आवाज आती है ना? आवाज की वजह से कोई दिक्कत नहीं। आज हम इकट्ठा हुए हैं कि खेती के कुछ ऐसे पहलू को जानने का प्रयास करेंगे कि जो पहलू हमारे सामान्य खेती के दिनों के या प्रैक्टिस में नहीं आते हैं, ऐसे कुछ नए पहलू, नए चीजें जो हमारे सामान्य चीजों से कुछ छूटी हुई है या हमारे ध्यान में नहीं आई है या हमारे प्रैक्टिस में नहीं आई है। पोलन एग्रो मिनरल्स पिछले 12 साल से बनाना के ऊपर काम कर रही है और पोलन एग्रो मिनरल्स की एक धरती कृषि संवर्धन प्राइवेट लिमिटेड नाम की अपनी एक सिस्टर कंपनी है, जो पोलन परिवार का ही एक दूसरी कंपनी है। वो बनाना को बेसिकली पिछले 18 साल पहले से और डायरेक्ट हम 8 साल से बनाना डायरेक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। आज भारत में गिने चुने जो भी एक्सपोर्टर है, इसमें नंबर 2 के आज बनाना के हम एक्सपोर्टर है। हर साल के हम 1600 से 1800 कंटेनर एक्सपोर्ट करते हैं और इसमें बनाना, खाली स्पेशली बनाना और बनाना ही करते हैं और इंपोर्ट में कीवी, एप्पल और बेरीज इंपोर्ट करते हैं। और ये पिछले 18 साल का जर्नी है। इसमें केला हमारा पिछले 8 साल का डायरेक्ट सेल है और 37 कंट्रीज को हम बनाना एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ये करते समय हमें जो भी अनुभूति हुई, मैं बेसिकली 2006 से गुजरात आ रहा हूँ। 2006 में मैं 2-3 दिन ही आया था। उसके बाद मेरी पोस्टिंग यानी मेरा सिलेक्शन डोल बनाना में फिलीपींस में हुआ। मौका मिला कि देश के बाहर जाके कुछ करें, ट्रेनिंग लिया, फिर भारत में आया। तो फिर पहली बार मैं वापस 2008 में गुजरात ही आया। तो वहां मैंने जो भी केला देखा, सीखा, समझा, जितनी भी केले की बेसिक प्रैक्टिस देखी, इस सारी प्रैक्टिस को हमने भारत में लगातार पिछले 10-12 साल से रिवाइल किया। उसमें जो जो भी बदलाव करने की आवश्यकता थी वो करते रहे और कुछ पिछले 6-7 साल से भारत में गिने चुने जो भी केला में सलाह देते हैं और जो केले में सक्सेस किसान जा रहे हैं, उसमें से मैक्सिमम किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे जलगांव है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, मध्य प्रदेश है, खानदेश यानी नंदुरबार जिला है, सोलापुर है, पश्चिम महाराष्ट्र का कुछ जोन है और आज गुजरात में भी पिछले काफी समय से हमारे से काफी किसान सूरत से लेकर राजपीपला तक काफी यानी 8-10 साल से जुड़े हुए हैं। हम यहाँ नए पिछले 2-3 साल से आए हैं। बीच में कोरोना की वजह से 2 साल हमारा संपर्क वापिस एक बार टूट गया, लेकिन फिर अभी वापिस रिवॉल्व करते हुए हमने यहाँ पे काम करने का प्रयास किया है। तो बेटे, सारे किसान गणों को मेरी विनती है कि मैं मेरी बातें ज्यादा से ज्यादा ना रखते हुए मैं आपको विनती करता हूं कि आपकी आज की समस्या क्या है, आपकी इच्छा क्या है। भले समस्या कोई नहीं है, सब अच्छा है, चल रहा है, 1 नंबर। यानी 80 किलो का लुंगर निकल रहा है, 10-11 महीने में कट रहा है, सब एक्सपोर्ट हो रहा है, सब चीजें सही है। इसमें भी आपकी क्या इच्छा है? सब कुछ है और फिर भी कुछ कम है। तो वो क्या है कि जो आपकी जरूरत है, तो उसको ऊपर अगर हम चर्चा करें तो कल से वो चीज आपके इम्प्लीमेंटेशन में आ सकती है, उसका फायदा हो सकता है। तो मैं सभी को विनती करता हूँ, ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, ये हमारे खेती की नीड के लिए कुछ चर्चा सत्र रखा है, जिसमें आपके कुछ सवाल आए, उसमें मैं प्रयास करूंगा कि आपको समाधानित करूं। नहीं भी कर पाऊं तो मैं दुनिया भर से जहां से मेरे रिसोर्स है वहीं से कोई ना कोई सोल्यूशन लेके आपको देना मेरी जिम्मेदारी रहेगी। लेकिन सवाल आने जरूरी है, दिक्कतें सामने रखनी आपकी जिम्मेदारी है और मैं चाहता हूं कि आप अपनी जो दिक्कतें है, समस्या है, पहले मेरे सामने रखें, तो उसको हम पहले रिजॉल्व करें और इससे आगे क्या कर सकते हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो मैं सभी को विनती करता हूं कि आप अपनी समस्या या दिक्कतें या आपकी इच्छा, जो आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए, या आने वाले समय में जो भी चैलेंजेस है, पिछले कुछ 7-8 साल में जो भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, उसको पहले सामने रखने का प्रयास करिए प्लीज। मानते हैं खत्म होना यानी क्या होना? जमीन खत्म होती है यानी क्या होता है? उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, फर्टिलिटी कम हो गई, यानी उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई है। इसने उसको हम एग्रीकल्चर वे में बात करते हैं कि उसकी फर्टिलिटी कम होती है। यानी फर्टिलिटी यानी क्या? फर्टिलिटी यानी क्या कि सॉइल एक माध्यम है, जमीन एक क्रॉप को सर्वाइव होने का माध्यम है। जमीन क्या है?
क्रॉप का, कोई भी फसल का सर्वाइव होने का माध्यम है। सर्वाइव यानी उसको जो पानी चाहिए, हवा चाहिए, खाद चाहिए, उसको जैसे चाहिए वैसे देने वाला एक माध्यम है। आपकी जमीन ऐसा नहीं है कि इसको सालों दर साल पोषण करे, क्योंकि जमीन एक माध्यम है, मीडिया है। जो भी आप एक्सटर्नल इंटरनल चीजें जो बनती है नेचुरली और अननेचुरली कंडीशन में, उसके बाद उसका खाना मिलता है और वो ग्रो करता है। कैसे? अगर इस स्पेस की, पृथ्वी की बनावट देखे, इस प्लैनेट की बनावट देखे, तो 45% इसमें मिनरल्स है। क्या है? मिनरल्स है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? हिंदी समझ में आती है सभी को? 45% इस प्लैनेट की अगर एनालिसिस की जाए तो समझ में आता है कि 45% ये प्लैनेट मिनरल से बना हुआ है। 5% इसमें सेंद्रीय पदार्थ है। कितना? 5%। ऑर्गेनिक बायोमॉस, ऑर्गेनिक मॉस, सब जो मॉस है ये 5% है। 25% इसके अंदर पानी है और 25% इसके अंदर हवा है। ऐसे 4 स्पेस से ये प्लैनेट बना हुआ है। पानी, हवा, कार्बन यानी बायोमॉस और चौथी चीज है मिनरल्स। अभी हम जिस चीज को बोलते हैं, सर ने बोला कि ये हमारी जमीन हमारे साथ छोड़े जा रही है। छोड़े जा रहे हैं, क्या हो रहा है? उसकी फर्टिलिटी ड्रॉप हो रही है। वह यानी क्या हो रहा है? इस 4 स्पेस में से कोई स्पेस एक बढ़ रहा है और कोई दूसरा स्पेस उसका स्पेस कम कर रहा है। यानी क्या हो रहा है? इस 45% में 5% जो बायोमास है, 5% जिसमें बायोमास बोलते हैं, ये बायोमास जिस खेतों में 5% तक है वो खेती सबसे बेस्ट फर्टाइल सॉइल बोली जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? इसका जो स्पेस है, इस स्पेस में 45% में 5% अगर बायोमास है तो वो जमीन दुनिया की सबसे बेस्ट फर्टाइल सॉइल बोली जाती है। अभी क्या हुआ है? धीरे धीरे हमने एडवांस फार्मिंग को अडॉप्ट किया, टेक्निकल फार्मिंग को अडॉप्ट किया, साइंटिफिक फार्मिंग को अडॉप्ट किया। साइंस आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई, अलग अलग टाइप के टेक्नोलॉजी के हाइब्रिड वर्जन भी आ गए, और इसके चलते हुए हमने बेसिक चीजों को भूलना चालू कर दिया। यानी अगर 5 केजी, तकलीफ नहीं है ना? हाँ। 5 केजी अगर थैली से मैंने खाद लाया, दुकान में चला गया, मैंने जब 30 रुपए 40 रुपए वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर थे तब उठाया, लेके आया, ड्रिप से चलाया, दूसरे दिन ग्रीनरी दिखी, चौथे दिन कटिंग में आया, सब्जी में जहां पे 10 बोरी कट रहा था वहां 20 बोरी कटा, 22 बोरी कटा। तो मुझे ऐसा लगा एज अ फार्मर कि यार ये बोरी में ही ताकत है, बाकी सारी चीजें झूठ है। बात समझ में आई? तो मैंने कंसंट्रेशन कहां पे बढ़ाई? उस 5 केजी वाली चीजों पे बढ़ाई, और धीरे धीरे मेरे 5 केजी वाली चीज 12 केजी, 15 केजी, 20 केजी पे चली गई। और फिर मुझे एक दिन आज समझ में आया कि मैं 5 केजी से शुरू हुआ मेरा प्रवास, मेरी जर्नी आज 20 केजी पे जाके आई है। फिर भी मुझे उस दिन के 5 किलो के रिजल्ट आज नहीं रहे। थोड़ा सा मैं सभी को विनती करता हूं कि आपके जो मोबाइल है वो थोड़ा सा साइलेंट करिए कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए मेरी रिक्वेस्ट है। नहीं तो बीच में फिर हेलो हो जाता है तो फिर गड़बड़ हो जाती है कि मुझे लगता है कि कोई पूछ रहा है ना? ये मोबाइल एक ऐसी बीमारी है, उसका कोई दवाई % जो बायोमास है, ये अगर अपने खेत में है तो वो जमीन फर्टाइल है, और जब फर्टाइल है तो ये जमीन हमारी ज्यादा से ज्यादा अपने फसलों को ज्यादा से ज्यादा जो खाद चाहिए वो सप्लाई करने के लिए सक्षम है। कैसे? 3 प्रकार का खाद होता है फसलों का। कितने प्रकार का? 3। एक होता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यानी सेंद्रीय खाद, दूसरा होता है जैविक बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर, और तीसरा होता है केमिकल रासायनिक खाद। बराबर है? इन तीनों खादों में से वनस्पति जो वनस्पति है वो कौन सा खाद खाती है? कार्बन खाती है। और वनस्पति का खुराक, इन तीनों में से खुराक कौन सा है? ओरिजिनल वनस्पति इसमें से कौन सा खाना लेती है? ऑर्गेनिक खाद लेती है, बायोलॉजिकल खाद लेती है कि केमिकल खाद लेती है? ऑर्गेनिक लेती है। और कोई बोलना चाहता है? और पीछे नहीं? हमारे मित्र एक किसान मुझे प्रोडक्ट दिखा रहे थे अभी, ये कंपनी ने ये लॉन्च किया, वो कंपनी ने वो लॉन्च किया।
बात सही है ना? ठीक है, कंपनियां है वो अपना अपना संशोधन ढूंढेगी, क्योंकि उनको सरवाइव होना है। तो मोबाइल का नाम पे आगे यस पीछे यन, यही आंकड़ा घुमा के बॉडी चेंज कर करके अंदर का वही डाल के आपको नयापन देने का प्रयास करेगी हर कंपनी अपने अपने हिसाब से, क्योंकि आदमी क्या है, नए की तलाश में रहता है, हर दिन नया कुछ ढूंढता है। वैसे ही अगर हम जाने तो वनस्पति जो है 3 खाद में से पीछे 3 प्रकार का जो खाद आता है, पीछे आवाज आ रही है, पीछे आवाज आ रही है, केमिकल फर्टिलाइजर। लेकिन बेस ऐसा है कि ये जो वनस्पति खड़ी है, ये वनस्पति ना बायोलॉजिकल खाद खाती है ना ऑर्गेनिक खाद खाती है, इसका खाद है ही नहीं, इसको तो केमिकल खाद ही चाहिए। यह फर्स्ट फैक्ट है जो यहां बैठे हुए कितने किसानों को पता था। तो आप मुझे बोलेंगे कि यार केमिकल खाद तो ये 20 30 40 साल पहले आए, उससे पहले ये कहा था, उससे पहले भी फसलें होती थी कि नहीं होती थी? तो वो कैसे आती थी? उस वक्त तो केमिकल फर्टिलाइजर नाम भी पता नहीं था। बात सही है ना? लेकिन समझिए, केमिकल फर्टिलाइजर कोई विष नहीं, पॉइजन नहीं होता है, एक मिनरल्स होते हैं। जैसे हमारे मिट्टी में 118 प्रकार के मिनरल्स हैं। कितने? 118 प्रकार के मिनरल्स हैं। उन मिनरल में से प्लांट को पूरी तरह की ग्रोथ लेने के लिए खाली 17 मिनरल की आवश्यकता है। कितनी? 17 मिनरल की आवश्यकता है। ज्यादा हो रहा है? ज्यादा होता है? थोड़ा सा तालियां बजाई ना सब लोग। फास्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम, एल्यूमिना, सिलिका, मैग्नीशियम, सल्फर, समझ में आ रहा है ना? कॉपर है, जिंक है, फेरस है, बोरॉन है, मॉलिब्डेनम है। ऐसे कुल मिला के कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ऐसे कुल मिला के 17 एलिमेंट्स है। ये 17 एलिमेंट जब प्लांट के रूट की कक्षा में होते हैं तो प्लांट नेचुरली हाइजीन ग्रोथ पे चला जाता है, यानी पूरी ग्रोथ लेता है, नॉन स्टॉप ग्रो करता है। फ्रूट चाहिए फ्रूट देता है, फ्लावर चाहिए फ्लावर देता है, जो चाहिए, जो उसका काम है वो पूरी तरह से, पूरी ताकत से, पूरी क्षमता से करता है। पहले कैसे करता था? जब हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल, काफी बड़ी तादाद में घर घर में पशु थे, पाले हुए पशु थे, और हमारी एरिगेटेड लैंड कम थी। बात सही कि गलत है? एरिगेटेड लैंड कम थी और पशु की संख्या ज्यादा थी, तो हर साल हमारे हर खेत में बायोमास जाता था। और यही बायोमास जब डिकम्पोजिंग होता है, यानी सड़न होता है, इनकी जो बायोलॉजिकल जो डेवलपमेंट इसके अंदर होती है, यानी जीवात बनते हैं, यानी उसमें बैक्टीरिया बनते हैं, फंगस बनते हैं, और ये बैक्टीरिया और फंगस इसको सड़ाते हैं, गलाते हैं, और इनकी सड़न की स्थिति में इन बैक्टीरिया और फंगस की जो यूरेन और जो विस्टा होती है, क्या होती है? यूरेन और विस्टा होती है। ये जब पानी के साथ घुल जाती है तो वो एसिड बना देती है। क्या बना देती है? एसिड बना देती है। जैसे कि ह्यूमस बनता है, यानी ह्यूमिक एसिड जिसको बोलते हैं, उसमें से फुल्विक बनता है, यानी फुल्विक एसिड बनता है, सैलिसिक एसिड बनता है, सक्सिनिक एसिड बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ऐसे 57 प्रकार के एसिड इन बायोमास के डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया में बनते हैं। और ये 57 प्रकार के एसिड जब मिट्टी के कणों के साथ संपर्क में आते हैं तो मिट्टी के कणों के अंदर जो मिनरल है, मिट्टी तो पूरी मिनरल्स ही मिनरल्स है, लेकिन उसमें भी जो 17 प्रकार के मिनरल है, इनके साथ केमिकल रिएक्शन बना के इनका मिनरलाइजेशन टू न्यूट्रलाइजेशन की चेन पूरी कर लेते हैं। बेटी आगे बेटे, शुरू करें। कौन सी चेन पूरी करते हैं? मिनरलाइजेशन टू न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन यानी खनिजों का अनाज बनाने की प्रक्रिया को पूरा कर लेते हैं। कैसे करते हैं? तो पहले जब हम खाद नहीं डाल रहे थे खेतों में, जो केमिकल फर्टिलाइजर है वो जमीनों में नहीं डालते थे, तो उस वक्त में केमिकल फर्टिलाइजर का काम मिट्टी कर रही थी। यानी मिट्टी में भी हमारे आज भी और पहले भी अगर एनालाइज करके देखिए, अगर आप बैरन लैंड में जाके उसकी भी सैंपल को जाके देखते हैं, हम जब हम केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करते थे तभी फसलें होती थी, लेकिन वहां पे क्वालिटी होती थी, क्वांटिटी नहीं होती थी। क्या नहीं होती थी? क्वांटिटी नहीं होती थी। यानी हम अगर पीछे मुड़ के देखें
तो 3.5 से 4 क्विंटल के ऊपर गेहूं नहीं था। आज 16 से 18 क्विंटल, 20 क्विंटल, 22 क्विंटल तक के रिकॉर्ड है। बात सही है कि गलत है? जो फैक्ट है। तो ये मिट्टी कहां से आई, ये खेत खाद कहां से आए कि जैसे हमने एक किसानों के खेत में जाते हैं, उसकी सैंपल एनालिसिस करते हैं तो समझ में आता है कि इनके खेत में पोटेशियम हायर साइड पे है, जो क्रॉप को नहीं चाहिए इतना ज्यादा है। किसी के खेत में फॉस्फोरस ज्यादा है, तो खेतों में नहीं होता है। जैसे कि हम जगह देखते हैं जॉर्डन और बीच वाला जो एरिया है, कुछ कंट्रीज है जो बेट वाली कंट्री है, जो बीच समंदर बीच वाली, वहां की अगर पूरी मिट्टी को देखते हैं तो वो पोटेशियम और फास्फोरस रिच मिट्टी है। इतनी फास्फोरस रिच और पोटेशियम है कि नीचे हम 2200 फुट नीचे गए हैं तो भरी पड़ी है। 2200 फुट तक पोटेशियम और खाली फास्फोरस ही दिखता है, बाकी कुछ नहीं उसमें। तो ये इतना आया कहां से? तो जो पृथ्वी के ऊपर जो पानी है, समंदर का एरिया है ऊपर फैला हुआ, ये समंदर जो है वो सॉल्टी वाटर समंदर है, सॉल्टी है। कैसा है? सॉल्टी है। तो इस समंदर में जो वेस्ट जा रहा है, सब कुछ वेस्ट जा रहा है, ये वेस्ट ऊपर नहीं आता है। हल्के पानी में जो पीने लायक पानी है उसमें सब चीजें ऊपर आती है, लेकिन ये सॉल्टी पानी की डेंसिटी ज्यादा होने के कारण हर चीज इसके अंदर चली जाए, फाइबर छोड़ के जो भी अंदर चला जाए उस निचले हिस्से में दबा देता है और वहां से कभी भी उसको बाहर आने नहीं देता। तो इसके ऊपर जो पानी का प्रभाव डालता है, पड़ता है, इसके कारण उसका कन्वर्जन पेट्रोकेमिकल में होता है। और पेट्रोकेमिकल में कन्वर्जन होना यानी क्या होना? डिकम्पोज होने के अलावा भी, जैसे हम कोई भी चीज, जैसे चना है या जैसे हम गेहूं है, ये हर चीजें है, इसको पीसते जाते हैं तो उसके पार्टिकल साइज छोटी होती जाती है। पीछे समझ में आ रहा है? अभी तक तो कुछ नहीं। पीसते जाते हैं तो छोटी होती जाती है, और छोटी होने के बाद धीरे धीरे वो, जैसे गेहूं शुरू में वो चिपकता नहीं, लेकिन उसको छोटा करते जाएंगे तो पानी के संपर्क में चिपका हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? जितना छोटा पीसेंगे उतनी उसकी चिपकने की क्षमता बढ़ जाती है। ऐसे ही समंदर के नीचे गया वेस्ट जो है, उसको जब प्रेशर समंदर के पानी का गिरता है तो उसके पार्टिकल साइज छोटी हो जाती है। इतनी छोटी हो जाती है कि फिर वो समंदर के निचले हिस्से में दबाया जाता है, और वो जहां से मौका मिले वहां से बाहर आता है, या निचले हिस्से में वो ऐसे ही पड़ा रहता है। और यही पड़ी हुई सारी चीजें हैं, उसको हम पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। यानी ऊपर की चीज जब नीचे जाती है और उसके ऊपर समंदर के पानी का जो प्रभाव गिरता है, और वो जब कन्वर्ट होती है अनडिकम्पोजिंग कंडीशन में, तो उसका पेट्रोकेमिकल बनता है। समझ में आ रहा है? अब ये पेड़ है, इस पेड़ को अगर काट के ऊपर रखे तो ये सड़ जाएगा 5 साल 6 साल के बाद, और इसका खाद बन जाएगा। पत्ते 2 महीने में सड़ जाएंगे, और जो थड़ है इसको सड़ने के लिए 5 6 7 8 10 साल लगेंगे। लेकिन 10 साल के बाद ये पोचा होते इसकी क्या हो जाएगी? डिकम्पोज होके मिट्टी हो जाएगी, यानी इसका पूरा खाद बन जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर इसी पेड़ को जमीन के नीचे जहां पे ऑक्सीजन की लेवल ना के बराबर है, वहां तक अगर नीचे दबाया जाए और 10-12 साल के बाद उसको खोल दिया जाए, तो इसका क्या बनता है? कोल बनता है। क्या बनता है? कोल बनता है। यानी ये पेट्रोकेमिकल में कन्वर्ट होता है। यानी ना डिकम्पोज हुआ, ना इसकी फिजिकल कैरेक्टर चेंज हुई, लेकिन इसकी जो इंटरनल फिजिकल कैरेक्टर है वो पूरी तरह से कन्वर्ट हो गई, यानी एनर्जी में परिरूपित हो गई। तो ऊपर रखा तो डिकम्पोज हुआ, नीचे रखा तो नहीं हुआ। ऐसे ही हमारे अलग अलग इस दुनिया के ऊपर जो अलग अलग प्रकार की मिट्टी है, उस मिट्टी में जो अलग अलग प्रकार के जो मिनरल्स है, उसको हम वहां से लेते हैं और उसको कॉन्सेंट्रेट करते हैं, उसको हम केमिकल फर्टिलाइजर बोलते हैं। वो भी एक प्रकार की मिट्टी ही है। मेरी बात समझ में आ रही है? ज्यादा हो रहा है लगता है? ज्यादा नहीं हो रहा है ना? वो भी मिट्टी ही है। आप जो खाद आज जो वाटर सोल्यूबल डालो या तो फिर हार्ड फर्टिलाइजर डालो, ये भी एक मिट्टी ही है। यानी क्या? वो रिच सॉइल होती है। रिच यानी उस चीज में उस चीज का, जैसे अभी राजस्थान हम जाते हैं तो वहां फॉस्फोरस रिच सॉइल मिलती है, तो वहां पे रॉक फॉस्फेट की खदानें हैं। कुछ जगह पे गोल्ड मिलता है तो गोल्ड रिच सॉइल है। कुछ जगह पे फेरस ज्यादा मिलता है तो बॉक्साइड, कई जगह पे बॉक्साइड मिलता है, कई जगह पे और कुछ चीजें मिलती है। ऐसे भारत में भी अनेक तरह की खदानें हैं। हम जब नीचे आंध्रा और
कर्नाटक की बाउंड्री पे जाते हैं तो वहां पे फेरस बहुत ज्यादा है, तो जिंदाल से लेके सारी जो स्टील की फैक्ट्री है वो नीचे है। क्यों है? क्योंकि वहां की मिट्टी में जितना देखो फेरस ही फेरस है, यानी लो ही लो है। समझ में आ रहा है? तो उसको उसी लो को हमने ले लिया, उसको सोल्यूबल बनाया, तो सोल्यूबल बनाने के लिए उसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, वहां का फेरिक ऑक्साइड था, उस फेरिक ऑक्साइड का फेरिक सल्फेट बना देता है, और जैसे सल्फेट बना हमारे मिट्टी में वो पानी के साथ घुल जाता है। ये घुलने के लिए बीच में जो प्रक्रिया करते हैं, इसके बाद इसकी केमिकल आइडेंटिटी आती है, इसीलिए इसको हम केमिकल फर्टिलाइजर बोलते हैं। यही केमिकल फर्टिलाइजर प्लांट का खाना है। लेकिन अगर हम इसी फर्टिलाइजर के भरोसे रहे तो ये फर्टिलाइजर धीरे 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 जमीन में कन्वर्ट होने की प्रोसेस में नहीं रहता है। कैसे होता है? हम खाद डालते हैं, प्रक्रिया को समझिए ध्यान से। जब हम खाद जमीन में डालते हैं, ड्रिप से डाले या सॉइल से डाले, ये पहला उसके ऊपर संस्कार होता है सोल्यूबलाइजेशन। क्या होता है? क्या होता है? सोल्यूबलाइजेशन यानी क्या? आपकी भाषा में क्या बोलते हैं उसको? घुलना, विद्राव्यता होना, यानी उस वो पानी के साथ घुल जाना। घुल जाने के लिए उसको पहला संस्कार होता है खाद के ऊपर, सोल्यूबलाइजेशन। क्या होता है? सोल्यूबलाइजेशन। अभी सोल्यूबलाइजेशन होना है तो कोई भी खाद सबसे ज्यादा सोल्यूबल किसमें होता है? तो कौन से कंडीशन में होता है? तो एसिड कंडीशन में होता है। कौन सी कंडीशन में? कोई भी। अगर आपको ट्रायल लगाना है तो पानी में पहला शुगर डाल दो। पानी होता है घर में, ग्लास ले लो, शुगर डाल दो, शुगर को हिलाते रहो हिलाते रहो हिलाते रहो हिलाते रहो, काफी समय तो वो शुगर घूमती रहेगी घूमती रहेगी घूमती रहेगी। फिर थोड़ा सा नींबू उसमें डाल दो, 1 बूंद 2 बूंद तीसरी बूंद, और 2 झटके लगा दिए तो शुगर घुल जाएगी। अभी क्या हुआ उसमें? ऐसा एसिड गया, जो साइट्रस था, साइट्रिक एसिड पानी के अंदर गया। जैसे एसिड पानी के अंदर गया, जो शुगर थी वो बेस थी, बेस यानी अल्कली थी, वो बेस के बॉन्ड तोड़ दिए एसिड ने, और उसके की शुगर जो थी पानी में डिजोल्व हो गई। समझ में आ रहा है? ऐसे ही जब जमीन के अंदर खाद चला जाता है और आपके जमीन का पीएच अगर 7 के 7.5 के 8 के अंदर है तो आपके जमीन में केमिकल फर्टिलाइजर की सोल्युबिलिटी अच्छी रहती है। अभी धीरे धीरे हम बढ़ के हर एक की जमीन को एनालाइज करते हैं तो देखा गया, समझा गया कि भारत में मैक्सिमम एरिया में जहां बागायती फसलें ज्यादा होती है वहां पे सभी किसानों की खेती का पीएच 8 के ऊपर ऑलरेडी चला गया है। बात सही है कि गलत है? तो यहां पे आपकी जो पहली सवाल थी कि हमने खाद डाल डाल के थक रहे हैं, लेकिन जमीन ने अपना साथ छोड़ दिया। जमीन ने साथ नहीं छोड़ा है, हमने जमीन का साथ छोड़ा है, क्योंकि हम उसको सही ढंग से समझ नहीं पा रहे। ज्यादा हो रहा है नहीं ना? हम सही ढंग से उसको समझ नहीं पा रहे। तो पहला संस्कार सोल्यूबलाइजेशन। सोल्यूबलाइजेशन होना है तो जमीन में मिनिमम एसिड की लेवल अच्छी होनी चाहिए, पहली बात। दूसरा, सोल्यूबलाइजेशन के बाद दूसरी बात आती है मोबिलाइजेशन। कैसे? आप इस पेड़ है या एक पेड़ पौधा लगाते हैं तो पौधे के अगल बगल में आप 2-4 इंच में खाना डालते हैं। बात सही है कि गलत है? बराबर। लेकिन कुछ ड्रीपर ऐसे होते हैं जो 1.5 फीट के भी बाहर है, वहां भी खाना गिरता है। गिरता है कि नहीं गिरता है? तो अभी समझाइए मुझे कि पेड़ ये अपने जड़ों को वहां तक इतने दूर तक ले जाएगा या तो फिर वो खाद उठ के यहां पे आ जाएगा कि मेरे को खा लो? कैसे होता होगा? कभी सोचा हमने? यार इधर जड़े, इधर अभी जैसे मिर्च लगाई आपने या केला लगाया, मिर्च लगाई तो मिर्च 9 से 11 इंच के दायरे में ही खाद लेती है, उसके बाहर तो उसको खाना समझ में नहीं आता है। अगर आपने केला लगाया तो 1.5 फीट के दायरे तक खाना लेती है, उसके बाहर का केला खाना तो उसको समझ में नहीं आता है। लेकिन एक केले से दूसरा केला 5 फीट पे है। कितने फीट पे है? 5 फीट पे। बीच में 2-2.5 फीट के बाहर गिरने वाले खाने का क्या, उसको तो समझ में नहीं आता है या उसको सेंस भी नहीं आते। बात समझ में आ रही है? तो वो कैसे लेता होगा? इसके लिए इसके खाद के ऊपर एक दूसरा संस्कार होता है, और वो दूसरा संस्कार है मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन यानी सोल्यूबलाइज हुई हर चीज एक जगह से दूसरी जगह पे जमीन में जानी चाहिए, इसको मोबिलाइजेशन, स्थलांतर बोलते हैं। ये स्थलांतर अगर जमीन में जिंदा नहीं है, सही नहीं है, तो आप 100 kg खाद देंगे तो जड़ों के नजदीक जितने पड़ेंगे उतना ही प्लांट उठाएगा, बाकी का वेस्ट चला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पे आपके 50-60% खाद वेस्ट जा रहे।
20-30% सोल्यूबल ही नहीं हो रहे, 20-30% सोल्यूबल नहीं हो रहे, 20-30% आपके जड़ों तक पहुंच ही नहीं रहे। बचे जो पहुंचे उसका अगला क्या, उसके बाद तीसरी सिस्टम होती है राइजोस्फीयर अपटेक, तीसरा संस्कार होता है राइजोस्फीयर अपटेक। ये राइजोस्फीयर नाम क्या है समझिए, आपको इधर के ऊपर से निकल जाए तो भी सुनिए, ये जरूरी है, क्योंकि बाकी कौन से कंपनी ने कौन सी दवाई कितने किसके लिए कितने स्टॉक में, आपके गुजरात में आने के बाद मुझे दुख होता है, एक ही सवाल होता है, कोई दवाई पसंद आती है तो साहब कितने डिस्काउंट में मिलेगी, डायरेक्ट व्यापारीकरण में चले जाते हो, लेकिन वो दवाई क्यों, किस लिए, कैसी और कैसे अच्छी है ये कभी सोचते नहीं या पूछते भी नहीं। ये होना चाहिए, ज्ञान के साथ व्यापार करो, कोई आपत्ति नहीं, वो लंबे समय तक। बात सही कि गलत है? तीसरा जो संस्कार है वो राइजोस्फीयर अपटेक है। और राइजोस्फीयर नाम की चीज क्या है कि जैसे आपको लगता है अभी गर्मी हो रही है, पानी चाहिए, लगता है कि नहीं लगता है, और अभी गर्मी है, किसी को लगता होगा पानी चाहिए, किसी को लगता है ज्यादा गर्मी लग रही है तो थोड़ा चिल्ड कुछ मिल जाए, किसी को याद भी आता होगा कि गर्मी होती है तो हम कहाँ थे, इस गर्मी में वहां थे। तो जब गर्मी आती है तो अपने आप अंदर से एक आवाज आती है कि मुझे पानी चाहिए, आती है ना, तो पानी की डिमांड वो हमारा शरीर किसको भेजता है, अपने ब्रेन को भेजता है, और ब्रेन फिर क्या करता है, कमांड देता है कि पानी ढूंढो और पी लो। बात सही कि नहीं है? ऐसे ही प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, पोटेशियम चाहिए, कैल्शियम चाहिए, जो भी चाहिए प्लांट क्या करता है, उसका एक सेंस डेवलप करता है। क्या डेवलप करता है? सेंस। और वो कैसे डेवलप करता है? लीचिंग एक्सट्रैक्ट्स में डेवलप करता है, यानी क्या करता है, एक ऐसा द्रव रूप पदार्थ तैयार करता है, और एक द्रव रूप पदार्थ शरीर में बना के वो जड़ों से जमीन में छोड़ देता है। कहां पे छोड़ देता है? जमीन में छोड़ देता है। इसको लीचिंग हब एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। और उसमें सेंस भेजा होता है प्लांट ने कि इसके ऊपर ऐसी प्रकार की फंगस डेवलप हो जाए कि जो फंगस प्लांट के लिए नाइट्रोजन का लीचिंग एक्सट्रैक्ट है, तो पूरे जमीन के 1.5 फीट के दायरे में वो नाइट्रोजन ढूंढ दे, और ढूंढ के प्लांट को क्या दे? नाइट्रोजन दे। पीछे आवाज आ रही है? पीछे आवाज, आपको आवाज आ रही है सर? आ रही है, ठीक है। हर चीज प्लांट को नाइट्रोजन से लेके सेलेनियम तक जो भी चाहिए, प्लांट उसका एक स्त्राव बनाता है और जड़ों से जमीन में छोड़ देता है। और ऐसे ही जमीन में जब छोड़ता है तो उसके ऊपर एक फूक चढ़ती है। फूक, जैसे आपने देखा होगा खेत में जाने के बाद व्हाइट रूट्स आते हैं तंतु वाले, उसके ऊपर छोटे छोटे धागे होते हैं कि नहीं होते? या जमीन को जब खेड़ते हैं तो खेड़ने का बाद जो ढेपे निकलते हैं, ढेपे को तोड़ दो तो व्हाइट प्रकार के धागे दिखते हैं ना। ये जो दिखने वाले व्हाइट धागे, ये क्या होता है? इसको बोलते हैं राइजोस्फीयर स्ट्रक्चर। ये किसने बनाया? जड़ों ने बनाया। किसके जरिए बनाया? प्लांट के जरिए बनाया। किसके लिए बनाया? तो मोबिलाइज हुआ, सोल्यूबलाइज हुआ, जो भी कुछ खाना है, जो भी कुछ मिनरल्स है, उसको उठाओ और जड़ों तक लेके आओ। और ये कौन काम करता है? ये राइजोस्फीयर काम करता है। लेकिन ये राइजोस्फीयर, मोबिलाइजेशन, सोल्यूबलाइजेशन, ये सारे संस्कार तभी होते हैं जब हमारे खेतों में बायोमास होता है। क्या होता है? यानी क्या बायोमास, यानी क्या? ऑर्गेनिक वाली कोई भी बायोमास, यानी देसी खाद होता है, प्लांट के वेस्ट पार्ट होते हैं, या तो फिर आपने डाले हुआ कोई बायोमास होता है, तभी ये डिकम्पोज होता है। और इस डिकम्पोजिशन से जो 57 प्रकार के जो एसिड निकलते हैं, यही एसिड सोल्यूबलाइजेशन का भी काम करते हैं, यही एसिड मोबिलाइजेशन का भी काम करते हैं, यही एसिड राइजोस्फीयर अपटेक का भी काम करते हैं। समझ रहे हैं? हमारे देश में गड़बड़ क्या है? हमारे देश में कुछ देश प्रेमी लोग जिनके पास जेब में ज्यादा पैसा है, वो बोलते हैं कि सेंद्रीय करना है। अरे भाई, तेरा पेट भर गया इसलिए तू सेंद्रीय की बात कर रहा है। जो खाली पेट है उसको लगता है कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लेके पैसा कमाना है। बात सही कि गलत है? कुछ लोग ऐसे हैं कि मेरे को देश का नहीं, दुनिया का कुछ लेना देना नहीं है, मुझे खाली पैसा चाहिए, तो मैं केमिकल ही डालूंगा। आज भाव चिल्ली के बढ़ गए तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि 0.34 कितना,
डालना बोलो, बात सही की गलत है? 0.34 5 के 7 किलो, कंपनी वाला 5 किलो लिखता है, साहब 10 किलो चढ़ा लेते हैं क्योंकि भाव अच्छे हैं, बराबर है। कुछ लोग ये स्टाइल पे जा रहे हैं, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इससे भी अलग एक दुनिया है, उसको समझ के जाना चाहिए। तो परफेक्ट फार्मिंग क्या है, करेक्टिव फार्मिंग क्या है? करेक्टिव फार्मिंग ये बताती है, सच्चाई इसकी ये है कि आपको बैलेंस फार्मिंग करने की आवश्यकता है। बैलेंस फार्मिंग यानी क्या? हर साल आपको मिनिमम बायोमास डालना पड़ेगा, मैक्सिमम जरूरत के हिसाब से केमिकल फर्टिलाइजर डालने होंगे और मैक्सिमम बायो फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक के साथ जाके ना बायो फर्टिलाइजर से प्लांट की पेट भरेगी, ना उत्पादन आएगा, ना केमिकल फर्टिलाइजर से उत्पादन आएगा, ना ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से उत्पादन आएगा। क्योंकि हमारे बगल में आज श्रीलंका का ऐसा हाल है कि उनके प्रेसिडेंट के दिमाग में किसी ने फूंक लिया कि केमिकल पॉइजन है, आदमी के जीवन के लिए अच्छे नहीं है, ऑर्गेनिक ही सब कुछ है। बात सही है कि गलत है? मेरी बातें समझ में आ रही है ना? टेस्ट दिख रहा है आपके? आ रही है ना? ऑर्गेनिक ही सब कुछ है और ऑर्गेनिक में जो पत्ता है उससे लोग बीमार नहीं पड़ते, कुछ नहीं होता है। और ऐसा हुआ कि पिछले 1-2 साल से श्रीलंका में ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू हुई और केमिकल को पूरी तरह से 100% बैन कर दिया। एक ही साल में ऐसे हालात बने हैं कि वहां लोगों को 2 वक्त की आज रोटी नहीं है, लोग दिन दिन खड़े खड़े मारे जा रहे हैं। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने ओरिजिनल सिस्टम को ही चेंज कर दिया, यानी इसको बायोमास हमने डाल दिया, समझिए, गोबर बहुत डाल दिया। तो उत्पादन आएगा क्या? तो आएगा ही, लेकिन 2 साल ठीक आएगा, तीसरे साल जमीन की मिनरल वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो फिर वो कहां से देगा? फिर वो एसिड बनाता रहेगा, लेकिन मिनरल ही नहीं, वो एसिड का काम करेगा। तो जहां 10 किलो हो रहा था वहां आधा केजी पे आ जाएगा। क्वालिटी बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन वॉल्यूम घट जाएगा। क्या घट जाएगा? वॉल्यूम। और आज हमारे हाथ में ये नहीं कि हम खाली वैल्यू पे काम करें, वॉल्यूम भी चाहिए, क्योंकि हमारा अकेला एक देश 140 की आबादी का है, बराबर है ना? 72 में हम हर दिन 3% लोग हर साल मरते थे भूखमरी से, आज खा खा के मर रहे, भूखा कोई नहीं मर रहा है। ज्यादा खाते हैं, काम कम है, खाना ज्यादा है, तो मरना तो है ही, भूखा या खा के। लेकिन ठीक है, भूखा मरे तो संतोष है, खा के मर गए। भूखा मरने से गड़बड़ है, खा के मरना ठीक है। ऐसे हम अभी सोचते हैं कि भूखा मरने से अच्छा खा के मरे। अभी जिसमें जो कुछ खा रहे हैं उसमें क्वालिटी नहीं है, हम भी जानते हैं, लेकिन आज क्वांटिटी है और क्वालिटी और क्वांटिटी को मिलाप करके आगे जाना है। तो बायोलॉजिकल, केमिकल और जो ऑर्गेनिक, इन तीनों फर्टिलाइजर का अपना अपना एक इस सृष्टि के अंदर, जमीन के अंदर एक रोल है। और वो रोल आपको समझाता है, 1 केजी केमिकल फर्टिलाइजर को प्लांट के तरफ 100% कंज्यूम करना है। 100%, मेरी बात ध्यान से सुनिए, 100% कंज्यूम करना है। तो 1 केजी केमिकल फर्टिलाइजर के लिए 40 केजी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की जरूरत होती है। कितने केजी? 1 केजी केमिकल फर्टिलाइजर पूरी तरह से 100 गुना खाना है प्लांट को, खाना के तरफ यानी कंज्यूम करना है, तो 40 केजी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जमीन में जाने ही चाहिए, अन्यथा उसमें से पार्शियली प्लांट को अनाज मिलेगा और बाकी वाला मैक्सिमम नुकसान में चला जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? तो जो आपका सवाल था कि जमीन ने मेरी साथ छोड़ी है या जमीन हमारी साथ छोड़ी है, जमीन नहीं साथ छोड़ती, जमीन तो वही है, उसके गुणधर्म बदल रहे हैं। क्या बदल रहे हैं? गुणधर्म बदल रहे हैं। गुणधर्म बदल रहे हैं, आप लगातार जो केमिकल फर्टिलाइजर देते जा रहे हैं, इसके सामने बायोलॉजिकल और जो बायो फर्टिलाइजर यानी केमिकल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, इसकी मिनिमम मात्रा जो देनी चाहिए वो आज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम एक किसान के पास आपके पहले गए थे तो उन्होंने बोला कि हम एडवांस में पैसा देके थक चुके हैं, लेकिन खाद मिलता ही नहीं और एडवांस भी मिलता नहीं, देसी खाद अभी मिलना मुश्किल हो गया है। बात सही कि गलत है? तो नहीं मिलता है तो नहीं मिलता है, इसके भी उपाय है, इसके भी उपाय है। खाद नहीं मिल रहा है तो उसके लिए आप ऑर्गेनिक मैन्योर करो, ऑर्गेनिक मैन्योर को जमीन में गाड़ दो। तो उसके लिए जैसे कि ऑर्गेनिक मैन्योर में आपके पास यहाँ का एक बेसिक क्रॉप है, दिवेला है। दिवेला जैसी फसल 4 महीने लगाओ, 4 महीने के बाद उसको जमीन में फ्लावरिंग शुरू होते ही उसको जमीन में गाड़ दो, उसकी फैब्रिक वैल्यू अच्छी है, फिर 2 साल तक आपकी फसल अच्छी आएगी।
जो अगली फसल है वो अच्छी आएगी, क्योंकि वो स्लो डिकम्पोजेबल है। समझ में आ रहा है? आपको ऊपर से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देने की आवश्यकता नहीं। तो उसके उपाय, आपके पास 4 महीने भी नहीं है, आपको लगता है केला निकल गया साहब, एक 15 दिन में दूसरा क्या डालू? बात सही है कि गलत है? कुछ चीजें हमें नेचर के साथ भी जानी पड़ेगी। एक्सप्रेस होना है, ठीक है, जैसे कि हमारे गडकरी जी बोलते हैं कि हमने रोड बनाए, कितने 200 के स्पीड से भागो, यानी बंबई से दिल्ली जाना है तो 12 घंटे में, बराबर। और इन्होंने रोड के ऊपर स्पीड नापने वाली मशीनें लगाई, गाड़ी खड़ी रहती है आरटीओ वाले की, ऐसी से आगे गई तो फाइन फाड़ देती है। अरे तो फिर बेंचो रास्ता क्यों बनाया तूने 200 के स्पीड का? बात सही है ना? आप ही बोलते हो 12 घंटे में दिल्ली पहुंचना है तो मुझे 150 के स्पीड से जाना ही पड़ेगा, और फिर आपका आरटीओ वाला बोलता है कि 80 से आगे भागोगे तो मैं आपको रोक लूंगा। तो रास्ता गलत है कि गडकरी जी गलत है कि आरटीओ वाला गलत है? बात सही है ना? तो ये अपना देश है, ऐसा ही गड़बड़ है, एक का ठिकाना दूसरे को नहीं, दूसरे क्या बोल रहा है तीसरे को पता नहीं, लेकिन चल रहा है। ये सबसे बड़ी चीज है कि हमारा देश चल रहा है। तो ऐसे ही हम ऑर्गेनिक, केमिकल और बायो फर्टिलाइजर की चेन बना के अगर जाए, हमारे पास पूरी तरह से 40 केजी खाद नहीं है, छोड़ दो, नहीं है, मानते हम 40 केजी देसी खाद नहीं है, लेकिन ये तो करो कि जब जब आप केमिकल फर्टिलाइजर का अप्लाई जमीन में करते हो तब तक उसके साथ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को मिक्स करके डालो। एक प्रैक्टिस तो बदल सकते हो, जैसे कि जब जब आप क्या करते हो कि अभी देसी खाद थोड़ा बहुत मिल भी गया तो जमीन में खुले में फेंक देते हो और उसको कल्टीवेट करके जमीन में दबा देते हैं। तो ये जो देसी खाद यानी जो गोबर का खाद है, समझ में नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है ना? देसी खाद जो है जमीन में हम जो डाल रहे हैं, ये खाद 3 महीने में जमीन में खत्म हो जाता है, डिकम्पोज होकर उसका कार्य खत्म हो जाता है। इसलिए देखो कोई भी फसल को देखो, गन्ना देखो, चिल्ली देखो, कुछ भी देखो, पहले 3 महीने गेहूं देखो, कुछ भी देखो, पहले 3 महीने तेजी से डेवलप हो जाता है और उसके बाद उसकी गति ऐसे वैसे चलती है। क्यों? क्योंकि उस पहले जो आपने जो बायोमास डाला था वो शुरू के 3 महीने तक केमिकल फर्टिलाइजर को रिएक्टिव कर रहा था, मोबिलाइज कर रहा था, सोल्यूबलाइज कर रहा था, अपटेक के लिए मदद कर रहा था। इसलिए पहले 3 महीने तक कोई भी फसल अच्छी दिखती है, कोई रोग नहीं आते हैं, कोई बीमारियां नहीं आती, कम रहती है। बात सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? जैसे ही जमीन से गोबर का अंश खत्म हो गया, अपनी केमिकल के रिजल्ट आने बंद, धीरे धीरे कम होते, 5वें महीने के बाद तो कुछ भी दे दो आप थक जाओगे, वो ले ही नहीं पाता है। बात सही है कि नहीं? तो ये क्यों होता है कि ये जो हम कुछ रिसोर्सेस डेवलप कर चुके हैं, इसका सही मायने में हमारे पास ज्ञान नहीं है, उसकी जानकारी नहीं है। और इसकी जानकारी के तहत अगर आपने जब जब आप केमिकल फर्टिलाइजर दे रहे हो, पहले दिन से आखिरी दिन तक 4-4 महीने, जैसे केला की खेती करते हो तो हम 40-45 दिन में पहला बेसल डोज देते हैं, 80-90 दिन 100 दिन में दूसरा देते हैं, 130 से 140 दिन में तीसरा डोज देते हैं। इन 3 डोज में हमने जो देसी गोबर खाद दिया है एक साथ, उसी को रखो बगल में और उसको 3 हफ्ते में मिक्स करके देसी खाद के रासायनिक खाद के साथ मिक्स करके दे दो। तो ये जो आपका रासायनिक खाद है वो 9 महीने तक काम करता रहेगा। बस इतना भी एक चेंज हो जाएगा तो भी आपके रिजल्ट 1.5-2 गुना से बढ़ जाते हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है ना? क्यों? क्योंकि अगर केमिकल फर्टिलाइजर को मोबिलाइज, सोल्यूबलाइज और राइजोस्फीयर अपटेक होना है तो उसके साथ बायोमास चाहिए ही चाहिए। समझ में आ रहा है? मेरे ख्याल से आप ज्यादा धीमे पड़े। हम बात जो हमसे जुड़े हुए किसान उनको बताया है, काफी जुड़े हुए, उनको आप पूछ भी सकते हैं कि उनको बताया गया है कि हर महीने बिना भूले जो देसी खाद डिकम्पोज होने के बाद जो बनने वाले एसिड है, ऐसा ही केमिकल एसिड एक आता है, उसको बोलते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी ट्रीटमेंट किया करो। क्या करो? सल्फ्यूरिक की ट्रीटमेंट किया करो। ट्रीटमेंट बोला मैंने, ट्रीटमेंट ही करनी है। ट्रीटमेंट करने का तरीका अलग होता है, खाद देने का तरीका अलग होता है। ट्रीटमेंट कैसे की जाती है कि जैसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड ड्रिप से छोड़ो, ड्रिप से पहले सल्फ्यूरिक एसिड छोड़ो, 15 मिनट पानी चलाओ, सल्फ्यूरिक एसिड 50 लीटर करबा में 1 लीटर धीरे धीरे बूंद बूंद से डालो। हार्मफुल होती है, स्किन में लग जाएगी तो स्किन जल जाती है, तो धीरे धीरे पानी में डालो, डाइल्यूट हो जाती है। डाइल्यूट होती है तो फिर आपको कोई हैजार्डस नहीं, फिर ड्रिप के साथ छोड़ दो और उसके बाद 6-7 घंटा पानी ड्रिप से चलाते रहो। जहां सल्फ्यूरिक गिरी है उसके बाद उसके में पानी गिरने दो
और वो सल्फ्यूरिक को लेके पानी अपने बेड से गुजरने दो। जहां जहां से बेड से ये पानी गुजरेगा वहां पे जो आपने केमिकल फर्टिलाइजर डाल डाल के जो सैचुरेट किए हैं, इनकी जो बनी हुई जो क्रिस्टल यानी क्षार यानी सॉल्ट है, ये सारे सॉल्ट धीरे धीरे तोड़े जाते हैं और जमीन पोची होनी चालू हो जाएगी और खाद भी प्लांट को मिलना चालू हो जाएगा और जमीन में हवा भी भरन चालू होगा। जो देसी खाद कर रहा था वही काम हमने आर्टिफिशियली किया। समझ में आ रहा है? तो बिना भूले हर महीने चिली हो, पपैया हो, केला हो या टोबैको हो, कुछ भी हो, फसल कोई भी हो, आपको महीने महीने उसमें 1-1 लीटर का ड्रिप में से ड्रिप भी साफ होता रहेगा, जमीन भी साफ होती रहेगी और खाद भी क्रॉप को मिलता रहेगा। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? आपका इनका एक सवाल था कि जमीन हमारे हाथ छोड़ रही है, वैसा कुछ नहीं है। जमीन की तरफ हमें ध्यान देना है, लेकिन तरीके अलग है। उस तरीके से अगर हम दें, क्योंकि हम हमारे से आगे 72 ईयर पहले से इसराइल ने अपनी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट आगे रखी है। पिछले 40-45 साल से हम उसको फॉलो कर रहे हैं। बात सही कि गलत है? हमारे साइंटिस्ट ने बार बार बोला कि अभी इसराइल टूट जाएगा क्योंकि केमिकल दे दे के खत्म कर देगा, जमीन को खत्म कर देगा। आप किसानों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, साइंटिस्ट की बात कर रहा हूं। इस साल तो पक्का मरेंगे इसराइल, अगले साल, इस साल, अगले साल तो मरेंगे ही मरेंगे। ऐसा करते करते अभी 72 साल हो गए ना वो मरे। हर समय फर्टिगेशन के पहले बिना भूले पीएच जैसे ही ऊपर जाता है, उनके जमीनों में सेंसर इनसे किए हुए अपने आप ड्रिप से वो सल्फ्यूर को छोड़ देता है। समझ में आ रहा है? हमें जमीन भी बिगाड़नी नहीं है और बरकरार रखनी है। जैसे हमें जो लगता है, डर लगता है कि सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो जमीन के बैक्टीरिया मरेंगे, सवाल आते हैं, आपके भी मन में होगा। ये हम डाइल्यूट करके इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या इस करके? डाइल्यूट करके इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कोई ना बैक्टीरिया मरेगा ना फंगस मरेगी, क्योंकि डाइल्यूट में आप हाथ भी डालोगे तो कुछ नहीं होगा। जब जैसे कि ग्लास में पानी लिया है, उसमें हमने नींबू निचोड़ा है, पानी ठंडा ही है, कुछ उछल रहा है क्या? नहीं, ठंडा ही पड़ा है। लेकिन उसके अंदर हम थोड़ा सा सोडा डाल दें, उछलना चालू हो जाता है। ऐसे ही जमीन में जब तक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ है कोई आपत्ति नहीं। जहां भी जमीन में क्षार है, सॉल्ट है, वहीं पे जाके उसको खाली तोड़ देगा, बाकी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए, फिर आगे निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? हम घर में जो इस्तेमाल करने वाला सोप, शैम्पू, सब कुछ है वो एसिड से ही बनता है। सोडा ऐश और एसिड स्लरी, इन दोनों को 70-30 के फॉर्मूले में ले लेते हैं। उसमें ब्लीचिंग पाउडर, उसमें अपना जो सिलिका पाउडर डाल दिया तो साबुन बनता है, और उसमें गमिंग एजेंट डाल दिया तो शैम्पू बनता है। बाकी सॉल्यूशन एक ही होता है। आपको लिरिक्स चाहिए तो एक फ्लेवर डाला जाता है साइट्रस का, तो आपको लगता है ये सिंथॉल है, किसी को लगता है लाइफ बॉय है, सब है एसिड ही, खाली फ्लेवर और कलर अलग अलग है। समझ में आ रहा है? बाकी ना उसमें नींबू है, खाने के लिए नहीं है, वहां में कैसे डालेंगे? है तो एसिड ही है, बराबर है। तो उसका जो एसिड है, जब हम बर्तन पे मांजते हैं या हमारे सिर पे मांजते हैं या कपड़े पे मांजते हैं, तो धब्बा आपका अगर बेस का है तो उसका एसिड रिएक्ट होता है, और धब्बा आपका एसिड का है तो उसके ऊपर सोडा रिएक्ट करता है, और दोनों भी रिएक्ट करके उसमें फेस बना के उसको तोड़ देते हैं। क्लियर हो रहा है? ऐसे ही जमीन को हमें साफ सुथरा रखना है। जब से हमने नहाना शुरू कर दिया है, यानी कभी हमारे बुजुर्ग नहाते नहीं थे, हफ्ते में एक बार या महीने में या दीपावली की दीपावली, हर दिन इतना ही, ऐसा नहीं है। नहीं, मैं आपके नहीं होंगे, मेरे तो थे। साथ साथ लेके जाना है साइंस और टेक्नोलॉजी को, तो ही हमें ये पॉसिबल है। क्योंकि कम लागत में, आज जैसे हम सोचते हैं कम लागत कहां पे है, कम लागत कहां पे है? हम कोई चीज कल तक हाथ से कर रहे थे, हर मैन्युअली कर रहे थे। किससे कर रहे थे? मैन्युअली कर रहे थे। उसके बाद मशीन आई, चीज आसान हुई कि नहीं हुई? बात सही है ना? आसान हुई। तो मशीन ने कि वो चीज आपकी मेहनत को कम करा, इसीलिए आज लोक संख्या, पॉपुलेशन बढ़ी है, लेकिन काम करने वाले लोगों की संख्या घट गई है। घट गई कि नहीं? है ना? फिर भी जितना नहीं चाहिए उतना खाना है। ये क्यों है? क्योंकि मशीनों में अभी, टेक्नोलॉजी में अभी डेवलपमेंट ज्यादा हो गई है। ठीक है, अभी केले की तरफ आगे बढ़े। विषय सब्जेक्ट क्लियर हुआ है? पक्का? अभी पिछले 2 साल से हमने यहाँ काफी किसानों को प्रेरित किया है कि आप वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर को भूल जाओ, 100% भूल जाओ।
जो भी आपके पास हार्ड फर्टिलाइजर है, डाई है, 10-26 है, 12-32 है, उसको वैलेंसी दे दो। किसकी वैलेंसी देनी है? एसिड की वैलेंसी। एसिड कौन सा है? 10-26, 12-32, डीएपी 24-24-0। इसके लिए आप सल्फ्यूरिक, ये फॉस्फोरिक एसिड की वैलेंसी दे दो। वैलेंसी यानी उसको एसिड डोनेट कर दो। 10 मोलार मास को डीएपी के लिए 1 मोलार मास ये एसिड वैलेंसी है, यानी आपको 10 केजी डीएपी ड्रिप से छोड़ना है, तो 1 केजी फॉस्फोरिक एसिड उसमें डाल दीजिए। वो आपका जो डीएपी है 100% घुल जाता है, कुछ इतना भी नहीं रहता है। 10 किलो डालना है, तो आपको 1.3 केजी सल्फ्यूरिक फॉस्फोरिक एसिड उसमें उस पानी में डालना है, और गिन के रखना है कि पूरे साल में मैंने फॉस्फोरिक कितना इस्तेमाल किया, उतना फॉस्फोरस के वैल्यूएबल फर्टिलाइजर कम करने। तो आपका खाद का भी काम हो गया और हार्ड फर्टिलाइजर से खेती भी पक गई। बात समझ में आ रहा है? कोई क्वालिटी क्वांटिटी, क्योंकि वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर और हार्ड फर्टिलाइजर का सोर्स एक ही है। समझ में आ रहा है? वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर को बेस के लिए, फिलर के लिए हम एसिड देते हैं, इसलिए वो डायरेक्ट सोल्यूबल है, और हार्ड फर्टिलाइजर को हम ऑक्साइड या क्लोराइड देते हैं, इसलिए वो इनडायरेक्ट सोल्यूबल है। क्योंकि वो पहले जब हमारे यहाँ ड्रिप नहीं था, तो हमारी साइंस और साइंटिस्ट लोगों ने किसानों को आसानी से खाद दे और 4 महीने तक वो खाद काम करता रहे, इसीलिए उसके साथ फिलर मटेरियल डाला, वो था ऑक्साइड या क्लोराइड। समझ में आ रहा है? उसको आपने तोड़ दिया तो 10 केजी खाद में से 300 ग्राम 200 ग्राम इतना कचरा नीचे आता है, वो होता है ऑक्साइड या क्लोराइड। क्लियर हो रहा है? फिर बाकी जो बचा वाटर सोल्यूबल। अभी अगर डाई और 1261 की बात करते हैं, तो 1261 आज के डेट में 80-90 रुपए केजी है कि नहीं है? ज्यादा, उससे ज्यादा है, 100-150 होगा। 3000 रुपए बैग है। बात सही है ना? 25 किलो की 110 रुपए केजी हो गया, बराबर है ना? वो क्या है? मोनो अमोनियम फॉस्फेट। उसको क्या बोलते हैं? एमएपी, मोनो अमोनियम फॉस्फेट। मोनो के बाद आता है डाई। मोनो यानी 1, डाई यानी 2, टेट्रा यानी 3। समझ में आता है? ये होती है वैलेंसी। वैलेंसी यानी उसकी आइडेंटिटी, इसके अंदर जो चार्ज होते हैं, इसके चार्ज को नापने का एक उसका सेंटेंस है, उसको हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं केमिस्ट्री में। आप काफी लोग केमिस्ट्री सीखोगे, मेरे से ज्यादा उनको पता होगा। तो ये वैलेंसी, मोनो और डाई में फर्क क्या है? जो जितनी ज्यादा वैलेंसी वो उतनी ज्यादा सोल्यूबल होता है और जल्दी खत्म भी होता है। मोनो है, डाई की तरफ जाएंगे, उसके बाद टेट्रा की तरफ जाएंगे, हेप्टा की तरफ जाएंगे, तो वो जल्दी सोल्यूबल होता है, जल्दी खत्म हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? डाई और मोनो में इतना ही फर्क है। लेकिन पानी में जाने के बाद डाई हो या मोनो हो, सोल्यूबल है, उनका काम खत्म हो जाता है। क्लियर हो रहे? डाई हो या मोनो हो, वहां में उनका काम लगभग खत्म हो जाता है, क्योंकि उसकी पानी हो गया, यानी सोल्यूबल हो गए। करेक्ट है? तो डीएपी को, अगर 1 केजी डीएपी को हमने पानी में डिसॉल्व किया, तो हमारी डीएपी आज के डेट में कितने रुपए केजी है? 1300 रुपए में 50 किलो, बराबर है ना? तो कितना रुपए केजी हुई है? कितना रुपए केजी? 26 रुपए केजी हुई, बराबर है ना? और 110 रुपए 1261 है, तो 26 रुपए के लिए सल्फ्यूरिक एसिड हमने 1 केजी के लिए कितना दिया? 10 ml दिया। फॉस्फोरिक एसिड कितना दिया? 10 ml दिया। आज 150 रुपए केजी है। ये खरपतवारनाशक हमने बनाए जो है, ये भी क्या होते हैं? ये हार्मोन्स ही है। इसको भी हम हार्मोन्स देते हैं, और हार्मोन्स क्या करते हैं? पेशी को बढ़ा के उनके शरीर में खाना ढूंढते, और एक साथ में करोड़ों की तादाद में जब पेशियां बढ़ती है, तो खाना नहीं मिलता, तो सूख के मर जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो जब ये खाना ढूंढते हैं, तो जमीन में क्या होता है? जब कचरे की दवाई डालते हैं, तो उन्होंने जमीन से काफी कुछ खाना ढूंढ के उठाया होता है, तो जब कचरे की दवाई मारने के बाद 1 आध हफ्ता जो अपना मेन फसल है वो सख्त हो जाता है, पीला हो जाता है, अटक जाता है। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि जो अपना कचरा था, उसने अपने मरते समय में क्या किया था? काफी कुछ जमीन से उठाया था। लेकिन जब यूरिया और मैग्नीशियम सल्फेट हम ड्रिप से छोड़ देते हैं तीसरे दिन 1 केजी आधा केजी के हिसाब से, तो क्या हो जाता है? अमाइड नाइट्रेट जैसे ही जमीन में रिलीज हो जाता है, ये जो पौधे के जड़ों ने पकड़ा हुआ जो खाना है, कौन से? कचरे के जड़ों ने, वो आराम से रिलीज हो जाता है, फिर क्रॉप के कक्षा में आ जाता है। तो नुकसान भी नहीं हुआ और अपना काम भी हो गया। और उसके लिए क्या करना है? पौधे 1.5-2 महीने के होने तक 5 केजी की प्लास्टिक की थैलियां लीजिए, 2 केजी थैलियां लेके
आप उसको प्लांट को पहनाइए और कचरे की दवाई डालते डालते उसको निकालते आगे आगे जाइए, कोई आपत्ति नहीं। कुछ लोग बकेट डालते हैं, बकेट में क्या होता है, दवाई अटक जाती है और फिर पलटी मारते समय दूसरे पौधे पर गिर जाती है। इससे अच्छा प्लास्टिक की थैली डाल दी ट्रांसपेरेंट, नीचे होल डाल दिए, स्प्रे डालने के बाद एक एक लाइन निकाल के आगे बढ़ाते गए तो कोई नुकसान होने की चांस नहीं है। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। अभी क्या होगा, जब हम जमीन को खेड़ते थे तो जमीन में एरेशन होता था, एरेशन यानी हवा और पानी के जाने के रास्ते बनते थे। समझ में आ रहा है ना। अभी हमने खेड़ना बंद कर दिया, बेड एक बार बनाया, कुछ खेड़ना ही नहीं है, फिर एरेशन कैसे होगा। इसीलिए हमने बोला है कि हर महीने आपको 1 एकड़ के लिए 1000 पौधे के लिए 1 लीटर बिना भूले, 1 केजी बिना भूले सल्फ्यूरिक की ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता है। यह सल्फ्यूरिक क्या करता है, यही काम करता है, खेड़ने का ही काम करता है आपका, यानी बॉन्ड तोड़ देता है और जमीन को पोचा बना के फिर रास्ते बना लेता है। हो गया, खेड़ भी हो गया, कचरा भी मर गया, बेड भी हो गया, पानी भी हो गया और नेचुरल ग्रोथ भी हो गई। क्लियर है। दूसरी चीज आपको सक्सेस करती है कि ड्रिप करते समय आप ध्यान दीजिए, ड्रिप करते समय डबल ड्रिप के अलावा केला नहीं लगाए। कुछ किसान बोलते हैं कि सिंगल में चलाए, ठीक है, कोई आपत्ति नहीं। जो किसान सिंगल में केला चलाएंगे उसकी लाभ नहीं आएगी, आएगी तो 1000 में से 500 खोड़ कटेंगे, बाकी वाले 500 छोड़ने ही पड़ेंगे, थक जाएंगे, 4-4 महीने नहीं कटते। क्यों ऐसा होता है कि जब सिंगल लेटर लगाते हैं तो जड़ों का विकास, कंद का विकास एक साइड में ही होता है, क्योंकि पानी एक साइड है, जड़ें घूम के दूसरी साइड आ जाती है, झुक भी जाता है, खाद का डिस्ट्रीब्यूशन भी कम होता है, सीमित एरिया में होता है, पानी का भी डिस्ट्रीब्यूशन सीमित एरिया में होता है, जमीन की टॉक्सिसिटी भी बढ़ जाती है और मुझे टेका भी लगाना पड़ता है क्योंकि ऑलरेडी प्लेट क्या हो गया है, झुक गया है। इससे अच्छा वो टेके का पैसा मैंने दूसरे लेटर पे लगा दिया तो उसी खर्चे में मेरी डबल लेटरल हो जाती है, तो सीधी चलेगी, टेका लगाने की आवश्यकता नहीं। आप समझ रहे हो ना। ब्लैक टी शर्ट जी, आपको समझ में आ रहा है ना, टेंशन में आ गए आप, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। डबल लेटरल, वही टेके का पैसा अगर डबल लेटरल पे डाल दिया तो हमारा खाद जो एक जगह पे गिर रहा था अभी डबल लेटरल की वजह से 2 जगह पे गिर रहा है, यानी चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होकर गिर रहा है। इसकी वजह से पेड़ सीधा चलता है, चारों तरफ की जड़ें पूरे साल जिंदा रहती है, एक जगह की जड़ें जिंदा एक मरे ऐसा नहीं होता है। समझ में आ रहा है। तो डबल लेटरल के अलावा केला ना लगाए। तीसरी, टिश्यू के अलावा केला ना लगाए, क्योंकि टिश्यू एक कंद से 10 से 15 हजार मिनिमम, मैक्सिमम 1-1 लाख पौधे बन सकते हैं, बनते हैं एक ही कंद से। समझ में आ रहा है। अगर 10,000 पौधे एक कंद से बनते हैं तो जब हमें बैच मिलते हैं तो एक किसान बड़ा है तो वो 10,000 पौधे लेता है, 20,000 लेता है, 40,000, तो 40,000 यानी 4 कंद के पौधे होते हैं। तो हमारे खेत में मैक्सिमम यूनिवर्सल ग्रोथ दिखती है। समझ में आ रहा है। यूनिवर्सल दिखता है, एक सारखापन दिखता है, एक साथ डिलीवरी, एक साथ हार्वेस्टिंग, एक साथ लाम, एक साथ कटिंग। समझ में आ रहा है। इसमें हम गांठ लगाते हैं तो 1000 लगाए 700 कटती है, 300 फिर थक के हम छोड़ देते हैं, फिर खर्चा तो हम 1000 पे करते हैं, कटते तो 700 है। समझ में आ रहा है। इसलिए टिश्यू से ही लगाए। अभी कौन से टिश्यू लेने हैं वो आपको जानना है, क्योंकि काफी सारी कंपनियां हैं, उसको फिल्टर करके एक दूसरे के संबंध में जाके आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली चीज है तीसरी कि सही डिस्टेंस पे केला लगाए। सही डिस्टेंस क्या है केले का, क्या मानते हो आप? 6 फीट बाय 6 बाय 6 और 7 बाय 5 और क्या 5.5 और 3 ही चलता है। 5.5 चलता है, 5.5 नहीं चलता है। क्यों? 2 इंच से क्या होगा? रोशनी अंदर नहीं आएगी ऐसा। 6 इंच से क्या होगा? क्या घुमाता है? क्या होता है? सनलाइट नहीं आएगी ऐसा लगता है, केला शॉर्ट हो जाता है। सही बोल रहे हैं हम।
2 इंच बढ़ा के 4 इंच बढ़ा के अगर केला लंबा हो जाए, किरणें वो और नीचे 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 जाती है, और जितने वो नीचे से आती है वो उतनी धीमे आती है, जितने ऊपर से आती है वो तीव्र आती है, तीव्र यानी तेजी से आती है, कॉन्सेंट्रेट आती है। समझ में आ रहा है ना? थोड़ा थोड़ा काम का है, जितना उतना लीजिए। हम यहां से दुबई चले जाते हैं, 2 घंटे हमारे में उनमें फर्क है कि नहीं? ये 2 घंटे यानी क्या? ये जो डिग्री है उनकी डिग्री 2 घंटे हमारे से आगे है, ऊपर से आती है। उनकी जो लाइट आती है वो 147 से चालू होती है और 198 में खत्म होती है। हमारी 120 से शुरू होती है, 180 में खत्म होती है। समझ में आता है? तो ये गैप है वो हमारा और उनके क्लॉक का डिस्टेंस है। समझ में आ रहा है ना? थोड़ा थोड़ा, ज्यादा छोड़ दो। ये जो डिग्री है, ये जैसे लाइट हमें दे रही है, ये सारी लाइट हमारे फसलों के पत्तों से गुजर के मान तक आनी चाहिए। कहां तक? निक तक। ये मान बोलते हैं ना इसको, गर्दन तक आनी चाहिए आपकी भाषा में, गर्दन तक। अगर ये नहीं आई तो ये ग्रीन रहता है, अगर ग्रीन रहा तो बीच में पिचक जाएगा। ये जो अगर ब्लैक नहीं हुआ, ये ब्राउन नहीं हुआ, ये रेड नहीं हुआ, तब तक मैच्योरिटी नहीं आई। तो केला अगर नजदीक लगाएंगे तो बीच से पिचक जाएगा। कुछ कुछ किसान बोलते हैं कि यार एक ही टरबा काटा, उसके बाद जो गिरा तो गिरा, अरे गिरेगा ही ना। लाइट नीचे अंदर चली गई, उसको साल भर आपने लाइट दिखा ही नहीं, जैसे ही लाइट देखी वहां से पिचक गया। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है ना? एसी से निकल के बाहर घूमने वाले लोगों की जैसे हालात होते हैं। इसीलिए उसका एक बेसिक और साइंटिफिक डिस्टेंस क्लियर किया है। तो ये डिस्टेंस इंडिया में अगर केला लगाना है तो उसको 35 स्क्वायर फीट की जगह की आवश्यकता है। कितना? 35 स्क्वायर फीट की। उसका भी एक तरीका है, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितना होना चाहिए और रो टू रो डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो प्लांट टू प्लांट का डिस्टेंस जो है वो होना चाहिए 5 फीट और रो टू रो का डिस्टेंस होना चाहिए 7 फीट। तो 7 बाय 5 ये भारत के लिए रिकमेंडेड डिस्टेंस है। 6 बाय 6 हम जब करते हैं तो हमारे स्वार्थ स्वरूप ही कुछ अलग करने का चाहत होता है, तो 6 बाय 6 करते हैं। 6 बाय 6 और 7 बाय 5 में फर्क क्या होता है? 1 फीट का। और इसमें हार्वेस्टिंग और क्वालिटी में क्या फर्क आता है? क्या फर्क आता है? लंबे यानी कितने? 10 इंच। और 7 बाय 5 के यही नहीं है। 7 बाय 5 और 6 बाय 6 में हमने दोनों 4.5 बाय 4.5, 5.5 बाय 5.5, 5 बाय 5, 6 बाय 6, 7 बाय 5 और 5 बाय 7 उल्टा, ये सारे ट्रायल फील्ड हमने खुद अपने फील्ड पे करके देखे हैं। इसमें से 7 बाय 5 सबसे बेस्ट है, वाटर मैनेजमेंट के लिए बेस्ट है, कल्टीवेशन के लिए बेस्ट है, हार्वेस्टिंग के लिए बेस्ट है और नेचुरल रिसोर्सेज को अपटेक करने के लिए भी बेस्ट है। क्योंकि केले का सबसे बड़ा लंबा पत्ता 4.5 फीट तक जाता है, उसकी 3.5 फीट 3 फीट की दायरा जो होता है वो सन रिफ्लेक्शन और सन जो सनलाइट लेके उसका जो खाना बनाता है वो, तो उसको हम फोटो फिल्मिंग प्रोसेस बोलते हैं, उसके लिए वो तैयार होता है या काम में आता है। उतना पत्ता हमें सनलाइट के दायरे में लाना है। तो हमें 2 प्लांट टू प्लांट का यानी रो टू रो का डिस्टेंस 3.5 फीट बाय 3.5 यानी 7 फीट किया और 2 प्लांट टू प्लांट के जो रो था उसको हमने 5 फीट किया। क्यों 5 फीट किया? क्योंकि वहां अगर हम पौधा दूर तक 7 बाय 7 पे लगाते हैं, 7 बाय 7 पे अगर पौधा हम लगाते हैं तो हमारा पौधा जो मैक्सिमम यील्ड है उतना ही देने वाला है जो 7 बाय 5 देने वाला है। आप समझ रहे हो? क्लियर हो रहा है? 7 बाय 7 किया इसीलिए उसकी रास 50 किलो की आई और 7 बाय 5 करते तो 35 की। ऐसा नहीं होता है। 7 बाय 5 पे भी 35 ही आएगी और 7 बाय 7 पे भी उसकी 2-3 केजी बढ़ के 38 आएगी। तो आपकी टोटल वॉल्यूम घट जाएगी। इसीलिए 35 स्क्वायर फुट सक्सेस पूरे भारत में लगाया जाता है और सबसे सक्सेस है, सबसे बेस्ट है। समझ में आ रहा है? क्यों बेस्ट है? हाँ प्लीज जी। पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर, हाँ जी 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 कि रो ऐसा हो या ऐसा हो, रो टू रो 7 फीट, प्लांट टू प्लांट 5 फीट
और हमारे जैसे पढ़े लिखे लोगों ने आपको और कुछ कुछ बातें बता के रखी है। केला लगाना है तो पूर्व पश्चिम लगाओ और अच्छा आता है, या दक्षिण उत्तर लगाओ। ये सब झूठ है, ये अंधश्रद्धा है। रोड 7 फीट पे खींचने हैं और प्लांट टू प्लांट 5 फीट रखना है। आप समझ रहे हो? क्योंकि काफी लोगों ने आपको यह भी समझाया होगा कि आपको अगर पूर्व पश्चिम लगाते हैं तो लाइट बहुत ज्यादा मिलती है। उसको यह पता नहीं कि लाइट इधर से नहीं आती, सूर्य ये पृथ्वी के बाहर है, और उसको पूर्व पश्चिम कुछ समझ में नहीं आता है। वो पूरे पृथ्वी को ही लाइट दे रहा है, तो उसको क्या पूर्व और पश्चिम का क्या लेने देना है? आपको समझ में आ रहा है ना? तो ये सब उल्लू बनाने की बातें है, ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ऐसी है कि हमारी जमीन जैसी है वैसे लगाओ। पूर्व पश्चिम है तो पूर्व पश्चिम लगाओ, दक्षिण उत्तर है तो दक्षिण उत्तर लगाओ। होता इतना ही है कि पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर में हवा चलती है तो उसमें थोड़ा बहुत नुकसान प्लस माइनस होता है। क्यों? पूर्व पश्चिम हम लाइन रख के तो हवा आके गुजर जाती है, निकल जाती है, नुकसान कम होता है। लेकिन ये भी कब तक? 3.5 महीने तक। 3.5 महीने के बाद केले में घुस गया तो सब बाउंड्री बन जाती है, तो पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर गायब हो जाता है। आप समझ रहे हो ना? क्लियर हो रहा है ना? और कुछ सवाल है किसी का? आगे बढ़ते हैं। चौथी चीज, अगर केले में 100% सक्सेस होना है तो चौथी चीज क्या है कि उम्र के हिसाब से न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करने की आवश्यकता है। उम्र के हिसाब से बनाना जो है, ये टॉपिक लेते हैं और रुक जाते हैं। बनाना जो है 7 अवस्था से गुजरता है। 7 अवस्था। 7 कौन सी अवस्था? पहली अवस्था होती है गोत्र के विकास की अवस्था, यानी पौधा लगाया पहले 20 दिन। पहले 20 दिन में पौधे के गोत्र का विकास होता है। केले की बात कर रहा हूं, गोत्र का विकास। गोत्र का विकास यानी क्या? गोत्र समझ में आता है ना? जेनेटिकल डेवलपमेंट। हम कैसे हैं? कुली काले हैं, पीले हैं, नीले हैं, गोरे हैं, हाइटेड है, डॉर्फ है, कैसे है? उसका सारा विकास किसमें लिखा होता है? जीन में लिखा होता है। इसीलिए ये जीन में लिखी हुई चीज में पहले प्लांट क्या करता है? पहले 20 दिन में अपने जड़ों का, प्राइमरी रूट्स का डेवलपमेंट करता है। पहले जड़, फिर पेड़, पेड़ या खोड़, खोड़ को आप क्या बोलते हो? थड़। पहले जड़ फिर थड़। कोई भी फसल हम बोते हैं तो पहले क्या आती है? जड़ आती है, और फिर क्या आता है? ये क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? पहले थड़ क्यों नहीं आता? अरे गिरना कहाँ है? वो तो इतना इतना आता है। गिरेगा तभी ना जब हवा लगेगी। खाएगा तो बढ़ेगा ना वो। अरे पहले सीड में भी कुछ कुछ होता है, तो पहले जड़ ही क्यों? तो एक फैंटास्टिक एक फिजियोलॉजी है। ये फिजियोलॉजी क्या है कि पहले प्लांट क्या करता है? अपने प्राइमरी रूट का डेवलपमेंट करके, यानी जड़ों का विकास करके आपके खेती को एनालाइज करता है। क्या करता है? एनालाइज करता है, और ढूंढता है कि ये किसान खाते पीते घर का है, ये गरीब है, यही भूखा है, मुझे भी भूखा रखेगा, क्योंकि देगा कुछ। ये ढूंढता है जमीन में। और वो ढूंढता क्या है कि इनके जमीन में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जो कुछ है वो है कि नहीं है। और नहीं है तो वो अपने डीएनए में सेंस भेजता है, और डीएनए में लिख लेता है कि ये किसान गरीब है, इसके खेत में फास्फोरस नहीं है, पोटेशियम नहीं है, कम है। और फिर उससे आरएनए बनते हैं। इस डीएनए से क्या बनते हैं? आरएनए बनते हैं। वो आरएनए में लिखा होता है कि ये किसान के खेत में पोटेशियम नहीं है, तो बाद में कभी नहीं मांगना है। चाहिए पोटेशियम तो बाकी वाले जो न्यूट्रिएंट्स है उससे पोटेशियम अंदर के अंदर बॉडी में बनाओ। तो बाद में आप बोरी भी छोड़ेंगे तो काम में नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि आपने जब शुरू में पौधा लगाया तब आपके खेत में वो था नहीं, तो पौधे ने अपने डीएनए में लिख लिया। क्या लिखा? कि इनके खेत में पोटेशियम नहीं है, कैल्शियम नहीं है। इसीलिए इसको बोलते हैं गोत्र का विकास, यानी डीएनए का डेवलपमेंट। डीएनए समझ में आ रहा है ना? हम बार बार बोलते हैं कि जैन के पौधे भागते हैं, बाकी वाले पौधे भगाने पड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैन 47 डे 1-1 kg लेना है। जैसे कि एनपीके का वाटर सोल्यूबल 1 kg ले लीजिए, थोड़ा कार्बन लीजिए, थोड़ा उसमें एक आध फंजीसाइड डालिए, और 4 ड्रेंचिंग पूरे कर दीजिए 20 दिन में। ये 4 ड्रेंचिंग में 16 के 16 एलिमेंट्स अगर जमीन में जाए तो वो पौधे को लगता है कि ये किसान भी काफी रिच है, खाता पीते घर का है, इसके खेत में सब कुछ है, और उसका डीएनए क्या हो जाता है?
पूरी तरह से हाइजीन हो जाता है और हाई ग्रो के लिए तैयार होता है, यानी हायर ग्रोथ के लिए वो तैयार करता है और वही हायर ग्रोथ के आरएनए जब उसके शरीर में बनते हैं और जो भी देता है फिर साल भर भागता रहता है। समझ में आ रहा है? ज्यादा हो रहा है? क्लियर हो रहा है ना? ये पहले 20 दिन आप अगर घूमने चले गए गोवा तो आपको केला ढूंढ के मिलेगा कश्मीर में, वो गोवा में नहीं आएगा, क्योंकि ये पहले 20 दिन में ही डिसाइड हो जाता है कि आपको क्या प्रोडक्शन आना है। आप समझ में आ रहा है ना? जैसे बच्चा छोटा है, वहां पे आपने वो गुटी चलाई तो उसका जीन आपका भी जो आपके खुद के गोत्र है उसका पूरा विकास होता है और फिर वो खाता है पीता है और वो तंदुरुस्त बनता है। वहां पे वो अगर कुपोषित हो गया तो फिर बड़ा होके वो पहलवान नहीं बनता है। समझ में आ रहा है ना? ये उसका एक हर एक चीज का एक उम्र होता है। उसके पहले 20 दिन जो केले को होते हैं उसको बोलते हैं गोत्र विकास ये पीरियड यानी समय उसका होते हैं जेनेटिकल इंप्रेशन मूवमेंट। उसके बाद दूसरी अवस्था केले में आती है 18 दिन से 47 डेज 47 दिन तक की अवस्था। इस अवस्था में केला क्या करता है, अपने जो रनर रूट्स है, कौन से रूट? रनर, यानी पूरे पेड़ को साल भर में खड़ा रखूंगा, 50 का भी नुंगर है तो मैं हिलने नहीं दूंगा, तो ऐसे जड़ों का विकास ये 18 से 47 दिन के बीच में मैक्सिमम करता है। तो इस समय में आपको क्या करना है, इस समय में 2 से 3 बार, ज्यादा से ज्यादा 4 बार हफ्ते हफ्ते 20 दिन से हफ्ते हफ्ते 1-1 केजी ड्रिप में फॉस्फेरिक एसिड, 1 केजी यूरिया, आधा केजी मैग्नीशियम, थोड़ा सा कार्बन सिलिकेट आधा लीटर, ऐसे 4 बार छोड़ना है हफ्ते हफ्ते 1 बार। ये 4 बार ड्रिप से चला जाएगा तो फाइबर वैल्यू यानी फास्फोरस क्या करता है, जड़ों का विकास करता है और ये जो रनर रूट सपोर्ट देने वाले उसका पूरा विकास करके उसको 9-10 फीट तक लंबा करता है। तो पूरे साल भर आपको देखने